इस शो के सभी गेस्ट, घटना या खबर काल्पनिक नहीं है। किसी भी तरह का हो हल्ला, गाली गलौज या बेमतलब की बहस यहाँ प्रतिबंधित है। किसी भी लिंग, जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हम पूरी रिसर्च और तर्क के साथ इसलिए चर्चा करते हैं ताकि झूठ से पर्दा उठ सके और सच आपके सामने आए। धन्यवाद। यदि आपको लगता है कि आपके चुप रहने से लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, तो ये इस बात से बेहतर है कि आप बोलें और लोग जान जाएं। हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेशों के गृह मंत्रियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उतनी ही तेजी से नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भय और आतंक मुक्त समाज बनाने के लिए सभी राज्यों की पुलिस और संबंधित एजेंसियों को समाज विरोधी ताकतों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने फेक न्यूज को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। इस पर बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा के लिए जो मंत्र दिए वो पहले आपको बताते हैं। गृह मंत्रियों के जो सम्मेलन था, शिविर था, चिंतन शिविर, उसमें प्रधानमंत्री ने जो सुरक्षा के मंत्र दिए उनको हम पहले बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया एक देश एक पुलिस वर्दी का सुझाव। हालांकि उन्होंने कहा कि ये सुझाव है, सभी राज्य सरकारें मिलकर इस पर चर्चा करें, विचार करें और उसके बाद यदि संभव हो तो एक पुलिस एक वर्दी की जाए देश भर में। दूसरा था सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री ने ये बात की थी। 2 दिन का गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर चल रहा था। कल अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको संबोधित किया था, उस पर चर्चा हुई थी और आज प्रधानमंत्री ने उनको किया। आंतरिक सुरक्षा के लिए सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा, ये प्रधानमंत्री का मैसेज था। उन्होंने कहा कि राज्यों को कोऑर्डिनेशन भी करना चाहिए, जिला स्तर पर भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और राज्य स्तर पर भी होना चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। देश में बंदूक वाला नक्सल भी है और कलम वाला नक्सल भी। प्रधानमंत्री ने ये बड़ी गंभीर बात की कि नक्सल जो है, बंदूक वाले लोग तो दिखाई देते हैं, लेकिन कलम वाले नक्सल भी हैं जो गलत खबरों को फैला रहे हैं, गलत तरीके से बातों को बढ़ा रहे हैं। स्मार्ट टेक्नोलॉजी से लॉ एंड ऑर्डर स्मार्ट बनेगा। प्राइम मिनिस्टर हमेशा ही टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर को स्मार्ट करने के लिए भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और वो एक सस्ता सौदा हो सकता है। लोगों को महंगा लगता है लेकिन वो सस्ता सौदा हो सकता है, उस पर काम किया जाना चाहिए। और अब अपराध इंटर स्टेट पर इंटरनेशनल हो रहे हैं कि उनको लग रहा है कि दुनिया भर में अपराधों का कनेक्शन होता है, तो इसलिए इस सब में एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है और इंटर स्टेट पर भी इंटरनेशनल इसको लेकर करना चाहिए। इस चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि फेक न्यूज राष्ट्रीय चिंता का विषय है और इसे रोकने के लिए टेक्निक के अलावा सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने फेक न्यूज को लेकर क्या कुछ कहा वो आपको बताऊं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री ने फेक न्यूज़ पर अपनी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ जो है वो बहुत खतरा है देश के लिए, राष्ट्र के लिए और समाज के लिए भी, कि किस तरह से लगातार बात हो रही है। छोटी सी फेक न्यूज़ पूरा बड़ा बवाल खड़ा कर देती है। ये प्रधानमंत्री ने बात की कि बात छोटी सी होती है फेक न्यूज़ की, लेकिन उससे बवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। किसी भी मैसेज को भेजने से पहले प्रधानमंत्री का ये कहना था कि किसी भी मैसेज को भेजने से पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए। फेक न्यूज़ को, फैक्ट्स को पहले जांच कर लें फॉरवर्ड करने से पहले। हम लोग करते हैं कि कोई भी मैसेज आता है उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, तो उसके लिए ज़रूरत है और इसके लिए लोगों को शिक्षित करने की ज़रूरत है कि उनको एजुकेट किया जाए कि किस तरह से फेक न्यूज़ को चेक किया जा सकता। इसी दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से फेक न्यूज़ को शेयर नहीं करने की भी बात की, अपील की और कहा कि आप खुद ही इस बात को सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। साथियों, सोशल मीडिया की शक्ति को हमें काम करके क्या हो रहा है इतने मात्र से उसको आंकना नहीं चाहिए। एक छोटी सी फेक न्यूज
पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1, 2, 10 जगह पे 8 चक्कर लगाओगे तो कुछ न कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। ये हमें लोगों को एजुकेट करना होगा। हमें ऐसी फेक वर्ल्ड से ड्रिवन सोसाइटी, उसी से डरी हुई सोसाइटी, उसी से ड्राइव होने वाली सोसाइटी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति हमने खड़ी करनी होगी, टेक्नोलॉजिकल शक्ति खड़ी करनी होगी। दरअसल फेक न्यूज़ के जरिए दंगे और अस्थिरता का माहौल बनता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि गलत जानकारी लोगों की विचारधारा को भी दूषित करने का काम करती है, समाज में परेशानी पैदा करती है और यही चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सताने लगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फेक न्यूज़ के लिए सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है? क्या फेक न्यूज़ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, या फिर क्या फेक न्यूज़ को रोकना समाज की जिम्मेदारी नहीं है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब जुड़ेंगे, यूपी के पूर्व डीजीपी विभूति नारायण राव हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल साखला साहब और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और साइबर लॉ के एक्सपर्ट विनीत गोयनका साहब भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विनीत जी, आपसे बात शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जी की भी बात है, फेक न्यूज़ की भी बात है और साइबर की भी बात है। आप इसको, प्रधानमंत्री जी का जो बयान है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बदलते परिदेश में अभी क्या हुआ है कि सोशल मीडिया पे आने वाली न्यूज़ को ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा लोग सुनते हैं, ना कि लाइब्रेरी के बुक्स को पढ़ते हैं जी। इसका इम्पैक्ट भी होता है और कई बार लोगों के मन में ये आता है कि जो बार बार सुना गया, पढ़ा गया, वो सच भी होगा जी। पहले के ज़माने में, कुछ साल पहले तक हेट, एंटी या जो नैरेटिव होता था वो केवल स्टेट या रिलीजन बेस्ड ही होता था, लेकिन आजकल इकोनॉमिकल ऑफेंस और टेररिज्म, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। आई हेट समबडी, मैं किसी का विरोध करता हूँ, किसी से मेरी चाहत नहीं है तो मैं उसके बारे में गलत लिखता हूँ, ये जो तो पहले होता था अब वो ज़्यादा होता है और अनायास भी होता रहता है और उसके कारण खामियाजे भी होता है, जो उदाहरण जैसे प्रधानमंत्री जी ने दिया था। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में जानकारी लोगों तक बताना चाहिए, इसके लिए लॉ भी बनेगा और हमने भी आपस में बात करके इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए ये भी सोचना पड़ेगा हमें। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि ज़्यादातर फेक न्यूज़ का एक बड़ा हिस्सा पॉलिटिकल पार्टी जो है वो स्प्रेड करती हैं, उनका जो कार्यकर्ता है, उनका जो सिस्टम है, और आजकल तो आप जानते हैं ज़्यादा कि सारी जगह पर डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अलग यूनिट्स बन गई हैं। पहले तो मोर्चे हुआ करते थे, अल्पसंख्यक मोर्चा है, महिला मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा है, अब डिजिटल मोर्चा एक बड़ा बन गया आपके यहाँ पर, मतलब सभी पार्टीज़ में। ये सच बात है कि कई पार्टी जो है वो जवाबदारी से काम नहीं करते, कई बार कार्यकर्ता भी जवाबदारी से बात नहीं करते और कई बार हाफ ट्रूथ, नॉट सो ट्रूथ, इसके बारे में भी जो है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। कई बार जानबूझ के किया जाता है और कई बार अनजाने में किया जाता है। अधिकतर बार ये अनजाने में किया जाता है। ये पार्टियों की जवाबदारी है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी में इंटरनली एक सिस्टम है कि जहाँ पे चेक किया जाता है कि कोई भी फेक न्यूज़ या गलत न्यूज़ जो है उसको कोई न चलाए। अगर किसी ने जानबूझ के चलाने की कोशिश की तो उसको डांटा जाता है, समझाया जाता है और बाकी पार्टियों के बारे में एक्सपोज करने का भी हम लोग काम करते हैं। मैंने कई बार देखा है कि जानबूझकर कुछ पार्टियां पॉलिटिकल गेन्स के लिए, फिलोसॉफिकल गेन के लिए या इकोनॉमिकल गेन के लिए, इलेक्टोरल गेन्स के लिए ये काम करते हैं। मेरा उनसे यही दरख्वास्त होगा आपके चैनल के द्वारा कि न करें, क्योंकि ये केवल क्षणिक आनंद होता है, इसका लॉन्ग टर्म नुकसान होता है, ज़्यादातर नुकसान ही होता है, समाज को भी नुकसान होता है और देश को भी नुकसान होता है। जी, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी विभूति नारायण राय साहब भी जुड़े हुए हैं। राय साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया राय साहब, और आप अपना ख्याल रखिए। लेकिन आपसे समझना चाहता हूँ कि ये जो फेक न्यूज़ है, हेट स्पीच का भी एक मसला है, इन दोनों को रोकने में पुलिस कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि पुलिस के पास ऐसा कोई सिस्टम अभी फिलहाल दिखाई नहीं देता या वो उस तरह से एजुकेटेड नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी नीयत पे कोई शक करना चाहिए जी। वो महत्वपूर्ण है और इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया की वजह से पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जी। जी।
नहीं, लेकिन आप लेकिन समझ हमें ये भी तो ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पिछले 7-8 सालों में जी। सोशल मीडिया जी जी ये जो इतनी प्रभावशाली हुई है और उसमें भक्त नाम का एक शब्द इस्तेमाल होने लगा है, तो वो किस राजनीतिक दल की वजह से हुआ है? ये किन भक्तों का हम जिक्र करते हैं जब सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बात करते हैं? तो अगर प्रधानमंत्री जी सचमुच, और मुझे लगता है कि हमें कोई शक नहीं करना चाहिए, वो सचमुच इस मामले में सीरियस हैं, तो सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए और सख्ती के साथ इसको लागू करना चाहिए, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के लागू करना चाहिए। ये तो सही है कि इसका बहुत बड़ा नुकसान पिछले 6-7 सालों में हमने देखा है। जी। कपिल साखला साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। साखला साहब, आपका स्वागत है। हर बात कानून पर आकर टिक जाती है, चाहे वो हेट स्पीच का मसला हो। पिछले दिनों काफ़ी हेट स्पीच को लेकर भी बात हुई। अभी तो एक एमएलए साहब को सज़ा हुई है, कल ही सज़ा हुई है। बहुत कम सज़ा होती है, लेकिन बहुत कम मसले होते हैं जिन पर सज़ा होती है। और फिर फेक न्यूज़ का मसला तो आपने देखा ही है कि जिस तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आजकल फेक न्यूज़ चल रही है, जिस पर प्रधानमंत्री को होम मिनिस्टर्स के चिंतन शिविर पर अपनी चिंता जाहिर करनी पड़ी। लेकिन कानून बने हुए तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कानूनों में बदलाव भी होता है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन लेवल पर क्यों नहीं आते और क्यों डर नहीं होता कानून का? जी, इसके दो जवाब हैं। पहले तो हम देखेंगे इंटरनेशनली लॉ क्या कहता है। जी। इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो जर्मनी हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, रशिया, फ्रांस हो गया, सिंगापुर हो गया, डेनमार्क हो गया, इन सारे के सारे देशों में 2018 के बाद फेक न्यूज़ को रोकने के लिए लॉज बने हैं। और लॉज ऐसे बने हैं जहाँ पे ट्विटर, गूगल, इन सब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी डाली गई। इनको इंटरमीडिएटरीज कहते हैं। जी। अनफॉर्चुनेटली जब इंडिया में 2018 में ये रूल लेकर आया गया था, तो मीडिया हाउसेस में ही बहुत सारा हो हल्ला हो गया था कि ये बहुत ही अथॉरिटेरियन है। बहुत सारे चैनल्स में हमारे जैसे वकीलों ने भी उसको काफी उधेड़ा बुना था। जी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने शोर मचाया था। हम इंडियंस ना आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस होते हैं। जी। कोई चीज जब इंटरनेशनली अगर आप देखें कि जब ठोक बजा के सोच लिया जाता है कि ये लॉ अच्छी है, ये लॉ जरूरी है, तो पूरी दुनिया में आ जाती है। हमारे हिंदुस्तान में आने में बहुत डिफिकल्टी होती है। जी। और ये अभी नहीं, इससे पहले भी काफी बार ऐसा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसमें भी जब अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश करी जा रही थी तो भी बहुत हो हल्ला हुआ था। जी। जब एक ऑल्ट न्यूज के चैनल, एक ऑल्ट न्यूज वाले को किसी बात की पनिशमेंट दी गई थी तो भी बहुत हो हल्ला हुआ था। तो कानून लेकर आना मुश्किल नहीं है। डिफिकल्टी ये होती है जब कानून को लेकर आया जाता है तो हम उसको इतनी अग्रेसिवली नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे कि हमारी लिबर्टीज पे किसी तरह से अटैक हो रहा है। जी। हम ये नहीं सोचते कि एडवांस 12-15 जो देश हैं वहां पे ये लॉ आया गया है और उन्होंने जब देख लिया कि क्या गड़बड़ है और क्या ठीक है, हम उसके बाद लॉ लेकर आ रहे हैं। जी। तो या तो हम उसको एक्सेप्ट कर ले, जी, या हम इसी तरह से शोर मचाते रहे, रिएक्टिव हो जाए। जब कोई चीज हो तो उसके बाद हम शोर मचाए, अरे देखो गूगल ने क्या आ गया, ट्विटर में क्या आ गया, इसमें क्या आ गया, उसमें क्या आ गया। तो डिफिकल्टी यहां पे आ जाती है। जो आप कह रहे हैं कि लॉ को लेकर आने में क्या मुश्किल हो रही है, सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही है कि हम एक बहुत ही आर्ग्यूमेंटेटिव नेशन है। जी। साखला जी, मैं विनीत जी से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन एक चीज़ मुझे समझाइए कि कैसे लॉ की ज़रूरत है। अभी जो इंटरनेशनल लॉ चल रहे हैं, हिंदुस्तान में क्या बदलाव बड़ा किया जाना चाहिए जिस पर हम लोग चर्चा कर सके, ताकि फिर विनीत जी की पार्टी, विनीत जी खुद साइबर पर काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो वो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इस बात को? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एक शॉर्ट में जवाब देता हूँ। जी। फॉर एग्जाम्पल आप अमेरिका में देखेंगे, उन्होंने रियलाइज करा था कि इलेक्शंस में कहते हैं कि रशियन हैकर्स ने उसमें काफ़ी मैनिपुलेशन करी थी। जी। अब जैसे पाकिस्तान में से सुनने में आया कि उन्हें ट्वीट फार्म्स खोल दिए हैं, तो सबसे पहले तो ये हो जाए कि जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। जी। क्योंकि आप देश के बाहर ट्विटर फार्म्स हैं या जो दूसरे फार्म्स हैं या हैकर्स बैठे उनको पकड़ नहीं सकते, पर अगर आप इंटरमीडिएटरीज जो हैं, जैसे ट्विटर हो गया, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आप उनको रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। जी।
ये बड़े सारे देशों में इंक्लूडिंग सिंगापुर में ये लॉ है। दूसरा, जैसे डेनमार्क जैसा देश है, उन्होंने टास्क फोर्स बना रखी है, उनके पास अपने लोग हैं जो एंटी हैकिंग मेजर्स करते हैं, और जहां पे जितने इंटरमीडिएटरीज हैं उनकी लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको आंसरेबल होना। जी, जब यहां पे ऐसे हुआ तो सारे के सारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भाग गए कि भैया हम तो न्यूज एग्रीगेटर्स हैं, हमारा काम ये नहीं है कि ये देखना कि सही है या गलत है, पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो इससे मुनाफा कमा रहे हैं। जी, तो ये बहुत जरूरी है कि अब इस तरह के लॉज लेकर आए। देखिए, बहुत इजी है पनिश करना उस आदमी को जो व्हाट्सएप पे कोई चीज को फॉरवर्ड करता है, पर वो मर्ज नहीं पकड़ा गया आपने सिर्फ एक प्रिवेंशन करा है आगे किसी को। आपको ये देखना है कि किसने ये फॉल्स न्यूज बनाई है। उससे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस प्लेटफॉर्म पे लेकर आए उसको कैसे रोका जाए। जी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। विनीत जी, ये है जी, विनीत जी, साखला जी ने बताई कि क्या ज़रूरत है, कैसे करना चाहिए। आप खुद साइबर के एक्सपर्ट हैं, साइबर लॉज को लेकर भी और सब चीज़ों पर आपने भी बहुत काम किया है। पार्टी आपकी है, सरकार आपकी है। अब वो सर ने फेसबुक, ट्विटर और उसकी बात की। अब मैं ट्विटर पे जाना नहीं चाहता, आपको पता है बड़ा हंगामा पिछले दिनों हो गया था ट्विटर को लेके, कुछ बलि भी आपको देनी पड़ी। तो क्या आप समझते हैं कि क्या बदलाव किया जा सकता है, कैसे, क्या परेशानी क्या है, दुविधा क्या है? विजय जी, क्या है, हमको एक चमक समझना पड़ेगा कि इसमें 4 लोग हैं जिनका रोल होता है। एक होता है ऑथर, एम्पलीफायर, एमेंडर और एग्रीगेटर। ऑथर वो है जो पहले उसको लिखता है, पहली बार जो पोस्ट करता है वो ऑथर हो गया। दूसरा एमेंडर वो होता है जो उस पोस्ट के अंदर कुछ ना कुछ एडिट या कुछ चेंजेस करता है। तीसरा होता है एम्पलीफायर जो उसको फॉरवर्ड करता है, वो कुछ बदलाव नहीं करता, जैसे आया उसी को आगे भेज देता है, एम्पलीफाई कर रहा है, बस एम्पलीफाई करता है तो और लोगों को भेज देता है। और चौथा है एग्रीगेटर जो उस प्लेटफॉर्म पे आता है। जी। तो साकला जी की सभी बात सही है, लेकिन उसमें एक जगह पे मेरा उनके साथ में डिसएग्रीमेंट है, और मैं बार बार सरकार में भी कई जगह पे हमारे मित्रों को और हमारे सीनियर्स को बताता रहता हूँ कि ये एग्रीगेटर जो है ये केवल प्लेटफॉर्म, ये एग्रीगेटर नहीं तो ये प्लेटफॉर्म है। अब देखिए, ट्विटर चाहता है उसको वो प्रमोट करता है, जिसको चाहता है उसको बैन करता है। ये जो बाय डिस्क्रिप्शन जो आज तक वो करते आ रहा था, ये कोई एग्रीगेटर का काम नहीं है, ये तो प्लेटफॉर्म का काम है। तो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पब्लिशर होनी चाहिए, और ये पब्लिशर को जो रहती है, जैसे आपके ऊपर सरकार के कई नियम आते हैं, न्यूज़पेपर पे आते हैं, उसी तरह उनके ऊपर भी सरकार के नियम लागू होने चाहिए कि भाई अगर कुछ आपके इस पे प्लेटफॉर्म पे आएगा तो आप पब्लिशर के नाते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण है, बांग्लादेश में कुछ मंदिर टूटे और वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ। इसके खिलाफ में इस्कॉन के राधा रमन जी ने कुछ लिखा। जब उन्होंने लिखा तो ट्विटर ने उनको कहा कि भाई आपने जो लिखा वो वायलेंटिक है, इसीलिए हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे। जबकि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने ये कहा था कि जो इस्लाम के खिलाफ रहेगा उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो कई दिनों तक रहा था, ट्विटर ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। जो राधा रमन जी को जो उसके ऊपर थ्रेटन कर रहे थे उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैंने तो उस समय एक लेख लिखा था, मजलिंग द वॉइस ऑफ विक्टिम, कि विक्टिम को तो आप खत्म कर देंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है, जो अपने आप को प्लेटफॉर्म करे, वो एक्चुअली पब्लिशर वो तय करते हैं कि भाई इनको हम खत्म करेंगे, इनके बारे में बताएंगे। एक पर्टिकुलर संस्था को, एक पर्टिकुलर धर्म को, एक पर्टिकुलर राज्य को तो हम बढ़ाएंगे और एक को हम नहीं करेंगे। तो इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, और ये हमको समाज से ही लाना पड़ेगा, सरकार इसमें बाद में आती है। दूसरे अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपने पिछले 2 साल पहले देखा होगा कि दिल्ली में कुछ राइट्स हुए थे। एक खुला चित्र, एक फोटोग्राफ है जो सामान्य साधारण बुद्धि के व्यक्ति को, एक बालक भी बता सकता है कि उसके हाथ पे जो था वो पत्थर था, एक पत्थर लेके वो बंदा मारने की कोशिश कर रहा है। और जिस अल्ट न्यूज़ की बात अभी इन्होंने की, उसी अल्ट न्यूज़ में आके नहीं ये तो पत्थर नहीं था, दिस वाज नॉट अ स्टोन, इट वाज अ वैलेट, ये पर्स था, उसके हाथ में एक पैकेट था। यानी इतना गैर जिम्मेदाराना जो लिखते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई तो कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि केवल उनका पोस्ट हटाया जाए, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटीज भी आए, इसके बारे में प्रावधान होना चाहिए। और ये सच बात है, सरकार ने कोशिश की तो लोगों ने कहा कि दिस इज इंटरफेरेंस इन फ्री स्पीच, लेकिन फ्री स्पीच और गुड स्पीच रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत तो हमको तय करना पड़ेगा। ये डिबेट और डिस्कशन से होगा। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने ये डिस्कशन आज यहाँ पे लाया। ऐसे डिस्कशन और हो और सरकार की हिम्मत भी फिर बढ़ेगी। लेकिन सर 2-3 चीज़ें आपने बहुत स्पष्ट तरीके से बात की, लेकिन मुझे समझाइए। एक तो आपने कहा ऑथर जो है जिसने सबसे पहले लिखा। अब जो आजकल ऑथर है ना, ऑथर तो केवल वो है जिसको हिंदी अंग्रेजी लिखना आता है। लिखाते तो विनीत जी है, मतलब विनीत जी का मतलब जो पार्टी का हाई कमान है वो कहते हैं इस लाइन के लिए इस तरह से प्रोजेक्ट करो कि ये खेल हो जाए। पहली बात, 80% टाइम ऐसा होता है। दूसरी बात आपने कही एम्पलीफायर की या प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म क्या है कि हमारे लिए आपने डिस्कशन की बात की, तो डिस्कशन कहाँ पर है? सरकार के पास है या पॉलिटिकल पार्टी की। जब वो प्लेटफॉर्म आपकी बात को एम्पलीफाई करे तो आप तुरंत विड्रॉ कर लेते हैं, भाई ये तो प्लेटफॉर्म का काम है, वो कर रहा है।
जब आपके खिलाफ, आपका मतलब किसी भी एक संगठन के खिलाफ, किसी भी सरकार के खिलाफ कोई बात को एम्पलीफाई कर रहा है प्लेटफॉर्म, तो आप कहते हैं ये इनकी जिम्मेदारी थी और इस पर ये हट रहे हैं। तीसरी बात जो मुझे सबसे हैरानी वाली लग रही है वो ये है कि मैं तो इस सरकार को बहुत ताकतवर समझता था, लेकिन ये सरकार तो प्लेटफॉर्म से ही घबरा जाती है। ये क्या चक्कर है? देखिए, ये बात सच है कि कई बार लिखने वाला व्यक्ति जो होता है वो खुद से नहीं लिखता, उसके पास से लिखवाया जाता है, या तो वो पैसे के लालच में लिखता है या पॉलिटिकल पैटर्नेज के बारे में लिखता है। ये जवाबदारियां सरकार की और जो राजनीतिक पार्टियां उनकी सबकी है। भारतीय जनता पार्टी का अगर सवाल आता है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी जवाबदारी से लिखा जाता है, सोच समझ के लिखा जाता है, और हम हमारे कार्यकर्ताओं को भी सोच समझ के आप लिखते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, सच लिखते हैं, सच लिखते हैं और अच्छी बातें लिखते हैं। और अगर किसी कार्यकर्ता ने अपने मन से मनगढ़ंत कुछ बात लिखी है तो इंटरनल सिस्टम उसके ऊपर टेक केयर भी करता है, और हमने सार्वजनिक तौर पे भी लोगों को डांटा है, हमने हमारे प्रवक्ताओं को भी रोका है। आपने देखा कि गत दिनों में प्रवक्ताओं को भी मना किया गया कि भाई आप नहीं जाएंगे, और आपके सामने केस भी है। बाकी पार्टी में ऐसा नहीं होता है, एक बात। नंबर 2 बात है कि सरकार की हिम्मत ज़्यादा है, इसीलिए तो सरकार जो है ये सामने वाले की बात सुन रही है, गलत बात को भी सुनने की कोशिश करिए। डेमोक्रेसी का यही तो, जनतंत्र का यही तो फायदा है कि सरकार कई बार चाह कर भी आपकी बात सुनने के लिए मजबूर होती है, और ये उसकी ताकत है, कमजोरी नहीं है। और मुझे लगता है कि मोदी सरकार की ताकत है कि इस सारी चर्चाओं को पब्लिक स्पेस में, पब्लिक डोमेन में होने दे रही है। उसके बाद में हाउस में भी चर्चा होगी, और ये जो सारी बातें कोर्ट पे भी जाएगी तो कोर्ट में भी इसका डिस्कशन होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार की कमजोरी की तरफ से ना देखें, इसको मजबूती के तौर पर देखें कि सरकार में प्रधानमंत्री आज इसकी चर्चा कर रहे हैं, और उनके कारण आज मीडिया में इसकी चर्चा होगी, कल समाज में चर्चा होगी, और फिर जो इसमें से कायदा बनेगा, जो इसमें से रूल बनेगा, वो पीपल का रूल होगा, लोगों का कायदा होगा, और मुझे लगता है वो अच्छी बात होगी। यही खास बात होती है विनीत जी कि स्ट्रॉन्ग स्पोक्स पर्सन जो है ना, कमजोरी को ताकत में कैसे खूबसूरत तरीके से बदलता है अपनी बात को। ये खूबसूरती विनीत जी से सीखनी चाहिए बहुत सारे लोगों को। नहीं, सच बात है। मयंक राज जी हमारे साथ जुड़े हुए साइबर एक्सपर्ट हैं मयंक राज जी भी। मयंक जी, क्या है ये सारा खेल? साइबर एक्सपर्ट तो सब लोग हैं, लेकिन रोकता कोई नहीं है, या आप सब लोग ही मदद कर रहे हैं इनकी, जो सारा गड़बड़? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा मीडियम है। आज का अगर आप कुछ समय पहले जाएं, अगर इसको पॉलिटिकल उससे जोड़ें, तो हमें अगर किसी को बात अपनी पहुंचानी होती थी तो वर्ड टू माउथ चलता था। हम किसी के पास बैठते थे, फिर 2 लोगों के पास और बैठते थे, 2 लोगों के पास और बैठते थे, चीजें इस तरीके से फैलती थी, ऐसे मोहल्ले में या फिर उसमें। फिर एक मीडियम आया कि हम रैलियां करेंगे और पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, तो एक थोड़े ग्रेटर ऑडियंस के पास पहुंचेगी। उसी तरीके से ये एक मीडियम है कि आप अपनी बात एक साथ ज्यादातर लोगों को पहुंचा सकते हैं जी। तो और अगर आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, आपकी बातें मैटर करती हैं, आपकी बातों से बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं, तो एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप क्या बोलते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करते हैं विद इन अ सेकेंड। आपने कोई चीज ट्वीट करी, आपने कोई चीज इंस्टाग्राम पे डाली, फेसबुक पे डाली, आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उसका वो क्या मीनिंग लेंगे, वो किस परिस्थिति में है, क्या सोचते हैं, ये आप तो एक सेट ऑफ माइंड के साथ वो चीजें डालते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन वो कितनी ज्यादा फ्लोट होती हैं इसका हमें आइडिया नहीं होता है। कहाँ पे क्या सिचुएशन है, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, इसका हमें जो ओरिजिनेटर होता है उस कंटेंट का, उसको नहीं पता होता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ भी चीज हम कंटेंट डालते हैं, हम वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हम उस तरीके की सोच रखते हैं, इस वजह से हम उस कंटेंट को डाल रहे हैं। तो आज के समय में अपनी बात बहुत बड़ी तरीके से रखना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना बहुत ही बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो कौन आपके हिसाब से सबसे बड़ा जिम्मेदार आदमी है? ओरिजिनेटर है, एम्पलीफायर है? एग्जैक्टली मैं पर्सनली अगर ये देखूं तो ओरिजिनेटर मतलब ओरिजिनेटर ही जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है उसका मैं कारण बताता हूं। क्योंकि ओरिजिनेटर जो है मयंक जी, ओरिजिनेटर आनंद फिल्म की कठपुतली की तरह से तो नहीं है जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। हो भी सकता है, लेकिन वो ओरिजिनेटर ऐसा ओरिजिनेटर जिसकी बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वैसे ओरिजिनेटर का से मैटर नहीं करता। अगर वो ओरिजिनेटर ऐसा है, वो इन्फ्लुएंशियल है और वो इम्पैक्टेड है किसी पावर के थ्रू या उसके थ्रू, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उससे कोई चीज लिखवाई जा रही है या उससे कोई चीज इन्फ्लुएंस करवाई जा रही है।
तो मुझे लगता है ये बहुत हीनियस क्राइम है। उसको अपना, जैसे ही किसी के साथ कोई क्राइम हो जाता है तो वो डिसाइड करता है कि मुझे कंप्लेन लॉन्च करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मैं क्या करूं, देखूं क्या नहीं देखूं। तो इस मैटर पे भी उसको बहुत बड़ी सोचना चाहिए कि मुझसे क्या लिखवाया जा रहा है और मैं क्या कंटेंट पोस्ट कर रहा हूं, इसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद होगा। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे, गंभीर मसला है और हमारे पास विद्वत पैनल है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक पर जाने का वक्त है, ब्रेक पर जाएं। इससे पहले बात आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि क्या फेक न्यूज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। तो छोटे से ब्रेक का यूं जाते हैं, यूं लौट कर आते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं फेक न्यूज को लेकर, जिस पर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है। गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में हमारे साथ विनीत गोयनका साहब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विभूति नारायण राव साहब हमारे साथ थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो चले गए हैं। कपिल साकला साहब हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और मयंक जायसवाल साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। विनीत जी, देखिए, चाबी भी आपके पास है, इलाज भी आपके पास है और सोर्स भी आप है, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए, पहले इसमें ना एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ साल पहले की घटना है, क्योंकि वो व्यक्ति यहाँ पे डिबेट में नहीं है, इसलिए उनका नाम लेना उचित नहीं रहेगा। एक महिला पत्रकार ने मुझे एक सवाल पूछा था लाइव टेलीविजन में जी, और उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो कंटेंट आ रहा है उसमें कास्ट का बड़ा प्रदूप हो रहा है। पैनल में किसी व्यक्ति ने कहा कि हाँ, अपर कास्ट जो है वो लोअर कास्ट को बहुत ज़्यादा गाली गलौज करता है। मैंने ऑब्जेक्ट किया कि भाई कंटेंट से कैसे पता चलेगा आपको कास्ट का? तो उन्होंने कहा नहीं, कंटेंट पढ़ के पता चल जाता है। अब ये नीयत जो थी उनकी साफ नहीं थी। मैंने कहा अगर कल कंटेंट के ऊपर अगर आपने कास्ट लगाया तो फिर हम बुलेट पे भी पूछेंगे कि बुलेट का रिलीजन क्या पूछिए, तब ये मत बोलेगा कि टेररिस्ट को कोई रिलीजन नहीं है। तो ये जो नैरेटिव सेट करने वाले कई बार जर्नलिस्ट जो होते हैं ना विजय जी, ये जो है ये उस टेररिस्ट से ज्यादा घातक है जिसके हाथ में बंदूक है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आज बात कही कि बंदूक का नक्सल और कलम वाला नक्सल, ये जो कलम वाला आतंकवादी, कलम वाला जो नक्सल है वो है। और ये क्या है, इसके बारे में समझने के लिए मुझे एक 30 सेकंड आप दीजिए जी। पहले युद्ध जो होते थे केवल सरकारों के बीच में होते थे, दो देश के बीच में होते थे। हाँ। धार्मिक युद्ध भी होते थे, एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर विजय पाने के लिए कई बार कई हथकंडे अपनाता था, फिर वो कन्वर्शन हो या फिर डायरेक्ट लड़ाई भी होती थी, डायरेक्ट एक्शन वाली बात भी होती थी, आतंकवादी संगठनाएं भी होती थी। फिर एक लॉन वुल्फ का नाम चला कि भाई अकेला बंदा जो होता था वो डिसलाइक करता था, हेट करता था किसी को, इसके लिए वो अपना इस्तेमाल करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में, ये जो 7-8 साल में हम देखा, जब से दिल्ली में सरकार परिवर्तन हुई है और मोदी जी की सरकार आई है, अल्ट्रा रेड अल्ट्रा ग्रीन के साथ में आकर जो अल्ट्रा रिच व्हाइट मैन है, इसके हिसाब से पैसा लेके जो काम करता है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अल्ट्रा रेड विद अल्ट्रा ग्रीन विद अल्ट्रा रिच व्हाइट मैन। और उन्होंने कहा कि हम तय करें कि दुनिया में क्या सही है क्या गलत है, और उन्होंने इस्तेमाल किया सोशल मीडिया का। आप कुछ लिखिए, आप कितना भी अच्छा लिखेंगे उसके ऊपर लाइक डिसलाइक नहीं, लोगों को दिखेगा नहीं, आप सर्च करते रहेंगे लेकिन आपको नहीं दिखेगा। और कोई आदमी कितना भी घटिया लिखे लेकिन वो बार बार आपको दिखेगा, उसके प्रचलन बढ़ेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है लेफ्टिस्ट, जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है, जो अल्ट्रा इस्लामिस्ट और अल्ट्रा रिच वाइट मैन जो है, इसका ये मुझे लगता है कि ये एक नया दिशा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको हमने समाज ने समझना चाहिए। कायदा एक बात है, लेकिन समाज ने भी आपस में समझ कर इसको किस तरह से लेना चाहिए और कितना सीरियस इसको लेना चाहिए, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए जी। तो ये दो बातें मुझे लगता है कि मैंने आपके सामने रखनी चाहिए थी जी। साकला साहब, विनीत जी ने जो बात का जिक्र किया वो उस बात का जवाब है जो आप कह रहे थे कि इंडियंस जो हैं बहुत आर्गुमेंटेटिव होते हैं, कि सब बातों का जाकर आप जर्नलिस्ट पर ही जाकर रुकती है गोली आपकी। बंदूक वाला नक्सल भी और कलम वाला नक्सल भी नहीं जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसमें दो बातें हैं। सारे जर्नलिस्ट, सारे वकील और सारे पॉलिटिशियंस गलत नहीं होते जी, पर गलत भी होते हैं कुछ जी। और जो गलत होते हैं, जो माइनॉरिटी में होते हैं, वो शोर बहुत मचाते हैं जी, और वही तालाब को गंदा भी करते हैं, ये आप मानेंगे जी। अब देखिए, 12 देश के अलग अलग लॉज हैं, जिसमें सिर्फ 3 देश हैं जो इंडिविजुअल्स को रिस्पॉन्सिबल या लाइबल करते हैं। वो है रशिया, ब्राजील, डेनमार्क जी। बाकी जितने भी देश हैं वो फेसबुक को रिस्पॉन्सिबल करते हैं, जिनको एग्रीगेटर्स कहते हैं, जिनको प्लेटफॉर्म कहते हैं, उनको लाइबल करते हैं जी। देखिए, जर्नलिस्ट का काम है हर चीज को क्वेश्चन करना, जैसे वकील का काम है हर चीज को कोर्ट में क्वेश्चन करना, उसमें कुछ गलत नहीं है जी। पर जहां पे जो वकील गलत चीज बोले, झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाए, वो गलत हुआ ना। इसका मतलब ये नहीं सारे वकील गलत हैं। वैसे ही वो तो जो बड़ा जर्नलिस्ट वकील अपना काम कर रहा है, हर चीज को क्वेश्चन कर रहा है, वो ठीक है साहब, उसको तो बड़ा वकील कहते हैं। पर जो नैरेटिव को यूज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है जी। क्या
जो आपने कहा उसे तो बड़ा वकील कहते हैं जी, वो आप कहते होंगे, हम नहीं कहते हैं आप कहते होंगे, हम नहीं कहते। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, यस सर, कि आप ना कहते हैं ना डोंट किल द मैसेंजर जैसे कहते हैं, तो जिसको फॉरवर्ड करा अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबल लाइबल करें कर सकते हैं, ऑथर को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो ये फेक न्यूज के फार्म चला रहे हैं उनको पकड़ना, जैसे आप कह रहे थे कि वो तो माई बाप बैठे, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, उन्होंने तो नीचे कठपुतलियां रखी है। तो आप किसको रिस्पॉन्सिबल करेंगे? जो एंड प्लेटफॉर्म हुआ, एग्रीगेटर हुआ, आप उसको बोलेंगे भैया आपको चेक करना जरूरी है जी, कि आपके प्लेटफॉर्म में मिसयूज ना हो ऐसा चीज। ठीक है, ये मेरा मानना है। मयंक जी, जो डोंट किल द मैसेंजर की बात है और एग्रीगेटर की बात है, आप किसको ज्यादा जिम्मेदार समझते हैं? और मुझे ये समझाइए, ये एग्रीगेटर है वो किसी देश की और हिंदुस्तान जैसे बड़े देश से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं सरकार से? अगर देखें तो ऊपर मायने में देखें तो एग्रीगेटर सच में ताकतवर है, क्योंकि उसका एक रीजन है, वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। बट कुछ बातों से मैं शाखला साहब की नहीं एग्री करता, जिसमें वो कहते हैं कि डोंट किल द ओरिजिनेटर। मेरा मानना है कि अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जहां से ओरिजिनेट हो रही है वहां से ही उसको सॉल्व करना चाहिए। आप एग्रीगेटर को जब आप पकड़ेंगे तब तक डैमेज हो चुका होगा। आप इंस्टेंट जब तक आप उसको स्टॉप करने के लिए कहेंगे तब तक वो चीजें फैल चुकी होंगी। कितने अकाउंट्स वो इंस्टेंटली ब्लॉक करेगा, कितने कंटेंट्स को ब्लॉक करेगा, कितने रिलेटेड कंटेंट्स ब्लॉक करेगा और कितने इंपैक्टेड यूजर्स वो ढूंढेगा। तो जब तक वो ऐसा करेगा तब तक डैमेज हैज बीन डन, डैमेज हो चुका है जी। तो अगर हम रूट को पकड़ते हैं और ओरिजिनेटर को पकड़ते हैं, उससे लिंक्ड लोगों को पकड़ते हैं, तो मेरा मानना है कि डैमेज को बहुत हद तक रोका जा सकता है और स्प्रेड होने से और उस टेंडेंसी को भी बहुत हद तक रोका जा सकता है, जिससे वो दोबारा से ऐसी चीजें ना हो। नहीं, लेकिन सर जैसे अभी विनीत जी ने कहा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एग्रीगेटर जो है किसी चीज़ को बहुत वो दे देता है मौका कि वो इतना एक्सपेंड हो जाती है, वायरल हो जाती है, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करें वो हो जाता है, और कोई अच्छी बात है उसको ढूंढे से भी नहीं मिलती है, पहली बात। दूसरी बात जो शाखला साहब ने कही वो भी तो इम्पॉर्टेंट बात है कि ओरिजिनेटर जो है उसको मैं समझता हूँ, ऐसा हो सकता है आप उसको करेक्ट करिए, कि जो ओरिजिनेटर है, जो ऑथर है, जिसने लिखा है, वो है ही नहीं ओरिजिनेटर, मैं उसको मानता ही नहीं। जितनी फेक न्यूज है वो ओरिजिनेटर होता ही नहीं है, ओरिजिनेटर तो कहीं और बैठा हुआ है। बिल्कुल हो सकता है। मैंने पहले भी काफी बार ऐसा कहा है कि चीजें कंटेंट्स बहुत सारे बॉट्स के थ्रू, बॉट जिनको हम वर्चुअल यूजर्स कहते हैं, उनके थ्रू ओरिजिनेट होती है और उसको पॉपुलेट किया जाता है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कि वो इतनी ज्यादा स्प्रेड हो जाए कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। जैसे हमने कोविड के टाइम में देखा कि इतनी ज्यादा चीजें स्प्रेड हो गई और कितनी तरफ स्प्रेड हो रही थी, हमारे आउट ऑफ कंट्रोल थी चीजें। वो बिल्कुल इसी तरीके से है, वो बॉट्स के थ्रू ओरिजिनेट की जाती हैं। बट मेरा कहना ये है कि अगर कोई वेरीफाइड यूजर्स के थ्रू वो चीजें लेजिटिमेट चीजें हैं तो उसको प्रोपोगेट करना चाहिए। इलेजिटिमेट यूजर के थ्रू है तो इंस्टेंटली एग्रीगेटर्स को उसे ब्लॉक कर देना चाहिए विद इन द पॉलिसी ऑफ द नेशन। की पॉलिसी ऑफ द नेशन कहती है कि इस तरीके का कंटेंट फ्लोट नहीं होना चाहिए, तो एग्रीगेटर शुड फॉलो एंड मस्ट फॉलो। मेरा शुड फॉलो की जगह मैं आई शुड से कि मस्ट फॉलो, कि अगर वेरीफाइड ओरिजिनेटर नहीं है, इट इज नॉट वेरीफाइड, तो उसको इंस्टेंटली ब्लॉक करना चाहिए। एग्रीगेटर शुड बी क्वेश्चन्ड ऑन दिस। जी विनीत जी, एक बात समझाइए मुझे, अभी तक ये बात हजम नहीं हो रही कि जो प्लेटफॉर्म है, जो एग्रीगेटर है, वो किसी भी सरकार से ज़्यादा पावरफुल कैसे होता है, पहली बात। दूसरी बात, क्या उस पर देश के जो कानून है उसका डर या उसकी जो ताकत है वो उस पर लागू नहीं होती है? देखिए, ऐसा है कि टेक्नोलॉजी में दम तो है जी। एक समय पे जो बात है उसको एक साथ में ज़्यादा लोगों तक लेके जाने की उसके अंदर ताकत होने के कारण वो नहीं, लेकिन वो बिजनेसमैन तो है ना, ओवरऑल बिजनेसमैन ही है ना। प्लेटफॉर्म जो है वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस कर रहा है आपके कंट्री में, आपके देश में, तो उस पर आपका कानून लागू नहीं होगा या आपकी सरकार की नहीं चलेगी। कानून लागू भी होगा और कानून जो है हिंदुस्तान की सरकार मजबूत होने के कारण कई बार कठोर कानून भी वहाँ पे कठोरता से लागू कर सकते हैं। मेरा एक विषय था, मुझे लगता है कि मैंने आपके सामने रखना चाहिए और आपके माध्यम से सरकार सभी लोगों के सामने भी रखना चाहिए कि जी
पहले कुछ साल पहले टेलीफोन में ये होता था कि टेलीफोन कहीं से भी आता था, धमकी के पत्र आ जाते थे, धमकी के कॉल आ जाते थे, और फिर जब ढूंढने पे पता चलता कि ये फ़ोन उस व्यक्ति के पास है ही नहीं, वो जो फ़ोन है वो किसी और के नाम पे है जी। और फिर उसमें एक सुधार आया जिसको KYC कहा जाता है, नो योर कस्टमर, और कुछ पेपर वर्क किया जाता है कि भाई आपका आधार कार्ड लगाइए, आपके फला लिखना कागज़ लगाइए, जिसके कारण पता चलता कि नंबर जो है इस व्यक्ति को दिया हुआ है। हाँ, उससे कोई क्राइम बंद हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन क्राइम में बहुत कमी हुई और लोग पकड़े भी जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या हमने सोशल मीडिया में भी KYC करना चाहिए कि भाई अकाउंट रखिए, अब अकाउंट का नाम अपने नाम पे रखिए या जेनरिक नाम भी रख सकते हैं, दिल्ली डायलॉग रख लेंगे आप और कुछ रख लेंगे, लेकिन उसके पीछे किसी न किसी का KYC हो। उस हर अकाउंट के पीछे एक व्यक्ति जो होगा उसका नाम होना चाहिए कि भाई ये किसने लिखा हुआ है, एक चीज़। दूसरा, टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है कि मेटा टैगिंग करने के लिए कि कौन से फ़ोन से कौन से IP से क्या निकला है, तो ये पॉसिबल है, ये ट्रैक होता है क्या होता है। तो ये दोनों जो बातें हैं कि मेटा टैगिंग ऑफ द कंटेंट प्लस KYC ऑफ द पर्सन हु इज क्रिएटिंग दैट अकाउंट, ये दोनों हमने करना चाहिए और ये सरकार ने भी सोचना चाहिए और ये सरकार सोच भी रही होगी। ये जो सो कॉल्ड लिबर्टी, फ्री स्पीच और जो एडवोकेट्स होते हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर नहीं हुआ कल, तो कल आतंकवादी गतिविधियाँ, क्रिमिनल गतिविधियाँ जो होगी उनको ट्रेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो KYC एक ऐसा सोल्यूशन है जो आने पर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के अंदर जो ये एनोनिमिटी के नाम पर जो ये बदमाशी होती है वो बदमाशी बंद हो जाएगी। सर, आपको लगता है, ऐसा कहा जाता है कि सरकारें या सत्ता जो है, पावर जो है, रुआब से चलती है। कानून तो एग्जीक्यूशन के लिए होता है, कानून तो बहुत बड़ी बड़ी पोथियाँ होती हैं, साकला साहब के पास बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, वो लोग कर जाते हैं, लेकिन सरकार जो है वो रुआब से चलती है। तो जब कोई प्लेटफॉर्म आपकी बात को नहीं मान रहा, तो क्या इसका मतलब ये मानूं मैं कि आपका रुआब नहीं चल रहा? देखिए, आपने जो कहा ये आपका अनुभव बहुत सही है। हिंदुस्तान के 75 साल के इतिहास में 50-55 साल जो कांग्रेस रही उन्होंने ऐसा ही किया था कि कानून अपने जगह पे थे, कोर्ट अपने जगह पे थी, बाकी जो कांग्रेस के कार्यालय में तय होता था वही कानून हम बनाए सो कायदा होता था। गत 7-8 साल में कानून का राज आया है और देश के अंदर चर्चाएं भी होती है, खुली चर्चाएं भी होती है। तो कई बार ये होता है कि हमको ऐसा लगता है कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं करिए। सच बात तो ये कि डेमोक्रेसी के अंदर ये जो है ये ब्यूटीफुल चीज़ होती है, एक अच्छी चीज़ होती है कि कई बार सरकार न चाहते हुए भी एक्शन नहीं लेती है या चाहकर भी एक्शन इसलिए नहीं लेती है कि भाई लोगों को ये ना लगे कि इसके दमन कार्य किया गया है। तो इमरजेंसी में 2.5 साल तो इंदिरा जी ने सभी की जबान बंद की थी, पत्रकारों की भी जबान बंद की थी और राजनेताओं की भी जबान बंद की थी। लेकिन पिछले 8 साल में सरकार के खिलाफ लिखने वाला, सरकार के खिलाफ काम करने वाला वो जो व्यक्ति है उसको भी खुली आज़ादी कि वो लिख सके, इसीलिए तो चर्चाएं होती है सोशल मीडिया के अंदर। हाँ, जो कुछ लोग जो है आतंकवादी गतिविधियां करने की कोशिश करती है, समाज में जो दुराव फैलाने की जो कोशिश करते हैं, समाज के अंदर विघटन करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर नियम बनने चाहिए, उसकी चर्चा भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार अच्छी तरह से कर रही है, दबंगाई से न करते हुए सरकार संज्ञानता से, समझदारी से करती है। एक कविता मुझे याद आती है इसके अंदर कि हमको जो सिखाया जाता था RSS के अंदर, निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण न बोले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न बोले। तो वसुधा जो है उसका कल्याण करने के लिए चरित्र निर्माण करना पड़ेगा और गत 8 साल में हिंदुस्तान में चरित्र के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, है कुछ लोग चरित्रहीन लोग हैं, कुछ लोग स्वार्थी लोग हैं, कुछ लोग आतंकवादी मानसिकता रखते हैं, कुछ लोग अलगाववादी मानसिकता रखते हैं, कुछ लोग हमसे प्रेम नहीं करते। इनको हम साथ में लेके जाने की कोशिश करेंगे, अगर वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो कायदा है ही। सर, एक घटना मुझे बताइए, मुझे पता नहीं कि सच है कि गलत है, कि पिछले दिनों आप ही की सरकार में हुआ कि एक प्लेटफॉर्म ने कुछ बोला, फिर मंत्री जी ने उसको डांटा, तो फिर आपने मंत्री जी को हटा दिया कि तुम प्लेटफॉर्म को कैसे डांट रहे हो, ऐसा कुछ हुआ था क्या? देखिए, सरकार में मंत्री बनते रहते हैं और मंत्रियों के पोर्टफोलियो भी चेंज होते हैं और कई मंत्रियों को रोक भी दिया जाता है जी। कई बार उसके कारण होते हैं कि भाई नए मंत्री आएंगे, नया सोच भी आएगा, कई बार उनकी उम्र हो जाती है, कई बार वो खुद कहते हैं कि हम काम नहीं करना चाहते क्योंकि वो थक चुके होते हैं, कोई और भी कारण होता है। तो कई बार सरकारों के अंदर बनते हैं, ये हमारी सरकार में या कांग्रेस की सरकार ऐसा नहीं, कई सरकारों में होता है। अब वो उनका बदलना और किसी प्लेटफॉर्म के साथ में उनका अनबन होना, ये जो है वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता किसके कारण हुआ था। 2 दिन पहले अगर आपने देखा होगा तो सरकार के ही एक ऑर्गेनाइजेशन ने गूगल के ऊपर एक्शन लिया है जी। तो सरकार एप्रोप्रिएट एक्शन लेती है। मेरा खुद का एक केस ट्विटर के सामने है, मुझे लगा कि ट्विटर ने टेररिस्ट से पैसा लिया है, हमने सरकार में फरियाद की, बातचीत हुई, बात सुप्रीम कोर्ट में केस, और ट्विटर ने मेरे खिलाफ केस फाइल किया हुआ है, हरीश साल्वे जी को मेरे अगेंस्ट कमेंट किया, और उसके अंदर उनकी जो पक्ष है वो कमज़ोर है, इसलिए बार बार वो डेट मांगते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सरकार में रहने के बावजूद आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है क्योंकि ये जनतंत्र की भावना को ऊपर रखने की कोशिश की जाती है। जी, साखला साहब, ये जो बात हो रही है बड़ी गंभीर बात हुई है, सबने, विनीत जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से बात की, मयंक जी भी बात कर रहे हैं। ये मसला अपने गले में घंटी बांधने का है या बिल्ली के गले में घंटी बांधने का है, कि कौन बांधेगा? देखिए, बांधेगी तो सरकार ही बांधेगी,
अगर सरकार नहीं बांधेगी तो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स ने भी कह दिया है कि कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए ताकि जैसे कि आपने कहा बिल्ली के गले में घंटी बन सके। जी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये कानून को लेकर आया जाता है तो कितनी ऑपोजिशन और कितना शोर मचाया जाता है। जी। देखिए मैं दो चीजें बताऊंगा, एक बहुत जरूरी है, कानून लाना बहुत जरूरी है, कानून बहुत जरूरी है, जैसे इन्होंने कहा केवाईसी जरूरी है, पर एक सेकेंड एस्पेक्ट है, वो स्पाइडरमैन में कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो केवाईसी मिसयूज हो रहा है वो ना हो, वो लॉज भी साथ में आना जरूरी है, क्योंकि जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास इंफॉर्मेशन आती है तो वो भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। जी। तो ये दोनों चीजों को साथ साथ चलना पड़ेगा। एक ये जो प्राइवेट एंटिटीज है, बिजनेस हाउसेस हैं, जो ये प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जहां पे फॉल्स न्यूज, फॉल्स इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट हो रही है, फैलाई जा रही है, एक तो वो रोका जाए, और दूसरा ये है कि उसको रोकने के लिए जब इंडिविजुअल्स पे कंट्रोल करा जाता है तो इनकी इंफॉर्मेशन जो है उसको भी, उसके भी सेफगार्ड रखा जाए, क्योंकि उनको भी जो सिमुलेट कर रहा है, जो लेकर आ रहा है, जो उसको स्टोर कर रहा है, उन पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी होनी चाहिए कि उसको लीक ना होने दें। तो ये दोनों चीजों को साथ साथ आना पड़ेगा। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि कौन बांधेगा, तो सरकार ही बांधेगी, ये पक्की बात है। 2018 में हुआ था, 2021 में भी फिर से हुआ है, और अभी एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लेकर आया जा रहा है, और एक इंटरमीडिएटरी लॉ भी 2021 का लेकर आया जा रहा है आईटी एक्ट में। तो ये लॉज लेकर आए जा रहे हैं, बट क्वेश्चन बस ये है कि जो डिलेज होती हैं ऑपोजिशन की वजह से, उसको किसी तरह से रोकना चाहिए, टाइम बाउंड करना चाहिए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने आज इस बात का भी जिक्र किया कि स्टेट पुलिस को इंटरनेशनल क्राइम पर भी बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। खासतौर से साइबर लॉज की बात करें, साइबर क्राइम की बात करें, तो वो तो इंटरनेशनल कनेक्शन भी उसमें होता है। तो आपको कोई दुविधा लगती है कि जो 12 देश जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पर कानून बन गए, उसमें से कोई कानून यहाँ पर आ जाए, इसमें कोई दुविधा आपको दिखती है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे तो कोई दुविधा नहीं दिखती। मुझे तो ये लगता है कि 2018 से 4 साल से अगर वो अलग अलग देश, 12 देश में ये लॉ लेकर आया गया है, और वहां पे कहते हैं ना बाकायदा ठोक बजा के देख लिया गया है, कोर्ट्स में गया है, चैलेंज हुआ है, अमेंडमेंट्स आई हैं, तो वो सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं। और हम डेवलप्ड नेशंस को देखें तो हमें ये भी मालूम है कि जो उनके डर थे वही डर हमारे भी हैं। जी। और अगर आप ये बोलें कि आज की डेट में फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर ये बोल रहे हैं कि भैया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी नहीं है, तो अगर उन 12 देशों में है तो इस देश में भी है। जी। चूंकि आप उनको डेवलप्ड देश मानते हो, आप यूरोपियन कंट्रीज मानते हो या अमेरिका मानते हो, तो आप ये नहीं कर सकते उनके लॉज और आपके लॉज अलग हो गए। सिटीजन्स के जो राइट वहां पे, वो राइट यहां पे भी है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर हम वो लॉज को देखें और देखें उसमें कॉमन क्या है, और जो बच गया है और जो चल रहा है और जो उस देश को बचा रहा है, तो वो लॉज को हम इंडिया ला सकते हैं जी, और बिना किसी झिझक के ला सकते हैं, और यहां पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डर सेम है। जी। मयंक जी, एक्सपर्ट्स को इसलिए माना जाता है कि एक्सपर्ट जो हैं वो सारी चीज़ों को समझते हैं। जैसे विनीत जी ने कहा कि केवाईसी लाना चाहिए, साखला जी ने कहा कि नए लॉज को लाना चाहिए। एक्सपर्ट्स जो है ना, इसमें बहुत एक्सपर्ट होते हैं कि उनसे कैसे बचा जा सके। जी। तो आप क्या बचने के रास्ते बता रहे हैं? यदि साखला जी के कानून आ जाएं, उसके बाद भी अपराध तो होते ही रहते हैं, और उसकी एक बड़ी वजह एक्सपर्ट्स होते हैं। उनका एक पॉजिटिव वो भी है एस्पेक्ट कि वो सब चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन बचने के तरीके एक्सपर्ट ही बताते हैं। देखिए, बचने के तरीके तो देखिए, ये अगर सारे बचने के तरीके वैसे तो चोर पुलिस का खेल खत्म हो जाएगा जी। हम तो चोर पुलिस वाला खेल खत्म हो जाएगा अगर ऐसा है तो। अमेंडमेंट्स हमें जो आज के समय में चीजें आ चुकी हैं, उन पे क्या लॉज लाने हैं, क्या नए तरीके उसमें बचने के निकल रहे हैं, उन पे और स्ट्रेंथन करना है उसको। जैसा कि विनीत जी ने कहा, मैं बहुत पहले से ही ये आवाज उठाता रहा हूँ कि केवाईसी होना चाहिए मैंडेटरी हर एक प्लेटफॉर्म पे, जिसको काफी हद तक कैब एग्रीगेटर्स में अमेंड लाया जा चुका है। लेकिन मैं पहले भी आवाज उठाता रहा हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बड़े प्लेटफॉर्म्स पे केवाईसी, प्रॉपर केवाईसी नहीं, केवाईसी एज अ सर्विस गवर्नमेंट से लेके आपको उसको वेरीफाई यूजर को करना है, जिसमें आपका डेटा लीक की भी कोई भी वो नहीं होगी कि आपका पर्सनल डेटा किसी थर्ड पार्टी एग्रीगेटर के पास है। गवर्नमेंट के पास डेटा है केवाईसी का, वो आपको एक टोकन देगा कि हाँ दिस इज द वेरीफाइड यूजर, उसके थ्रू आप। जहां तक बचने के तरीके हैं, बचने के तरीके काफी हैं, लॉज आते रहेंगे, नए नए बचने के तरीके। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मयंक जी आपका भी शुक्रिया, साखला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और विनीत जी का भी बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ विनीत जी की प्रधानमंत्री जी से बहुत करीबी पहचान है, तो शायद जो सुझाव आज उन्होंने दिए वो सरकार तक पहुँचे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।
आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या फेक न्यूज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इस पर 90% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया, यानी 90% लोग समझते हैं कि फेक न्यूज बहुत खतरनाक चीज है, तो इस पर रोकने की जरूरत है। आपने राजनेताओं की बात सुनी, प्रधानमंत्री जी की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी। अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। उपवास करने से तन हल्का रहता है और बकवास करने से मन, लेकिन आपके इस बकवास से देश का माहौल भारी हो जाता है। अक्सर शब्द गिरने से बचते हैं क्योंकि शब्दों को डर लगने लगा है बोलने वालों से। अब वो एक बंद कमरे में रहना चाहते हैं, मगर कोई नफरत की खिड़की खोलकर उन्हें आज़ाद कर देता है और ये नफरत कैद हो जाती है हमारी मानसिकता में और वो कूद कूद कर वायरल हो जाती है पूरी दुनिया में। फिर ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि गर्त में कौन गिरा, शब्द या हम। दरअसल हम कभी कभी शब्दों का स्तर इतना गिरा देते हैं कि ऐसा लगता है मानो जूते के अंदर अचानक से कील उभर आई हो और फिर वो हमें गड़ने लगती है, चुभने लगती है। पर आपका जूता इस बात को जतला देता है कि हम उस रास्ते पर भी जा सकते हैं जिस रास्ते ये चुभने वाली कील ना मिले। अगर हमने अपना रास्ता नहीं बदला तो हम चलेंगे नहीं, रेंगेंगे उन्हीं कीलों पर। इसलिए ये तय करना ज़रूरी है कि हम सब एक हैं या हम सब फेक है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।